गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 2 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों की शिक्षा जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा है। भारत के केस में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नारी साक्षरता जो है आज भी पीछे चल रही है। भारत के दृष्टिकोण से बात करें और हमारे जो अन्य देश हैं, है ना, वहाँ की तुलना में अगर बात करें तो भारत का जो लिटरेसी रेट है गर्ल्स का वो काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है हमको बात करना पड़ेगा और इसके बारे में हमको जानकारियाँ जो है अपडेट होनी पड़ेगी और इसको दूर करने का जो है प्रयास हमको करना चाहिए। नारी साक्षरता की समस्या के लिए अगर हम बात करें तो भारत की स्कूल व्यवस्था एकमात्र इसका बहुत बड़ा कारण हमको देखने को मिलता है। लड़के जो है जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, उनको दूर दराज के गाँव में भी भेज दिया जाता है, शहरों में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, किंतु लड़कियां जो है पूरी तरीके से जो है शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। सरकारी स्कूल की जो ख़राब स्थिति है, लड़कों को तो ज़्यादा फीस खर्च करके यहाँ पे निजी स्कूल में भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियाँ जो हैं पूरी तरीके से इन सब चीज़ से वंचित हो जाती है और घर तक ही सीमित हो जाती है। गृहस्थ जीवन जीने के लिए जो है वो मजबूर रहती हैं। भारत में साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो आपको जो सामने स्क्रीन में भारत में साक्षरता दर के जो आंकड़े दिए गए हैं, देखिए 1901 के बाद से जो है कुल साक्षरता के साथ साथ महिला साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ता गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम महिला साक्षरता की बात करें जो कि 64.6% है, और 2001 की तुलना में अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो उसमें वृद्धि जरूर हुआ है कुछ परसेंट, लेकिन पुरुष साक्षरता से तुलना करने पर हमको अब भी कम प्रतीत हो रहा है। दूसरी ओर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो आज भी 35.4% जो महिलाएं हैं वो निरक्षर हैं। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा समाज जो है अभी भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विकसित समाज में नहीं बदला जा चुका है ना। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च एवं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य के बारे में, जिसके अंतर्गत 2011 में जो सर्वोच्च साक्षरता वाले राज्य हैं उसके अंतर्गत प्रथम स्थान केरल का है, द्वितीय स्थान लक्षद्वीप का, तृतीय स्थान मिजोरम का, चतुर्थ स्थान गोवा का और पंचम स्थान जो है त्रिपुरा का है। इसी प्रकार 2011 में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो प्रथम स्थान पर बिहार है, द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तृतीय स्थान पर जो है राजस्थान है, चतुर्थ स्थान पर झारखंड है और पंचम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो सर्वोच्च एवं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखकर चौंक जाएंगे कि जो सर्वोच्च महिला साक्षरता वाले राज्यों में केरल प्रथम स्थान पे, मिजोरम द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे लक्षद्वीप है, चतुर्थ स्थान पे गोवा है और पंचम स्थान पे त्रिपुरा है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो बिहार उसमें प्रथम है, द्वितीय स्थान पे राजस्थान है, तृतीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है ना, तृतीय स्थान पे जम्मू कश्मीर है, चतुर्थ स्थान पे उत्तर प्रदेश है और पंचम स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में साक्षरता की स्थिति का अवलोकन करते हैं। 1951 से 2011 तक का डाटा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखने से हमको एक चीज़ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है साक्षरता के दृष्टिकोण से। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ का कुल साक्षरता प्रतिशत हमको 71.04% दिखाई दे रहा है, जबकि पुरुष साक्षरता जो है 81.45% तथा महिला साक्षरता जो है 60.59% यहाँ पे है। यहाँ पे भी जेंडर आधार पर साक्षरता अंतराल हमको देखने को मिल रहा है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं शाला त्याग के आंकड़े के बारे में। तो शाला त्याग के आंकड़े के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे संपूर्ण भारत का एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखने को मिलता है 2011 से 2014 तक के आंकड़े, जिसमें शाला त्यागी बालकों के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर पर जो लड़कों की तुलना में लड़कियों की शाला त्याग की दर जो है कम है, जबकि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जाने पर छात्राओं की जो दर है शाला त्याग की दर वो काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि लड़कियों की शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे लड़कियां जो है किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, उनको घरेलू कार्य या गृहस्थ जीवन में झोंक दिया जाता है ज़बरदस्ती, और कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी बात करें तो 2011-12 की शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो प्रदेश में 6 से 14 वर्ष के 1,28,185 विद्यार्थी शाला और प्रवेशी हैं। इनमें से 96,217 जो है शाला त्यागी बच्चे हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं विद्यालय पूर्णता के आंकड़े।
तो इसको हम यहाँ पे दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं का जो 2014 और 15 का परिणाम है उसको देखते हैं। उनको देखने से हमको स्पष्ट होता है यहाँ पे कि 2014 में जो छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो छात्रों की अपेक्षा 0.54% अधिक है तथा 2015 में 0.28% अधिक है। यह आंकड़े कहीं न कहीं जेंडर भेद को दर्शाता है। अब हम लोग बात करते हैं लड़कियों की स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाने के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किए जाने के बाद भी महिला साक्षरता में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। लड़कियों को शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाने के अनेक कारण हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। प्रथम कारण है लिंग भेद। लिंग भेद आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है पुरुष महिला के मध्य, जिस कारण से इसका असर उनके शिक्षा पर भी पड़ता है और कहीं न कहीं लड़कियों को गृहस्थ जीवन में झोंक दिया जाता है घरेलू कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए। अन्य ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कहीं न कहीं लिंग भेद को जन्म देते हैं और उनकी शिक्षा पर जो है प्रभाव डालता है। दूसरे कारण के अंतर्गत अगर हम बात करें पितृस्थानीयता, तो इसके अंतर्गत भी हम जानते हैं कि जो बेटी है वो शादी के बाद जो है ससुराल चले जाती है, जिस कारण से माता पिता की एक ऐसी सोच बन जाती है कि इनकी शिक्षा जो है हमारे लिए बिल्कुल बेवजह है और इससे कोई हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस कारण से भी उनको जो है कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। दहेज व्यवस्था की बात करें अगले कारण की ओर, तो जाहिर सी बात है दहेज भी एक बड़ा कारण है जो कहीं न कहीं शिक्षा पूर्ण नहीं करने में जवाबदारी है। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारत के कितने ही भागों में बेटी को पढ़ाना एक बोझ बन गया है। यदि शिक्षित बेटी के लिए और अधिक शिक्षित वर तलाश करना एक अधिक दहेज देना पड़े तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई जो है बहुत महंगी पड़ जाती है। इस कारण के सामाजिक अध्ययनों से हमको पता चलता है कि कहीं न कहीं ये मूल कारण है दहेज व्यवस्था, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई जो है पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अगले कारण के बारे में, घरेलू कार्य पर बल या घरेलू कार्य का बोझ। जाहिर सी बात है उनको घरेलू कार्य के बोझ से लाद दिया जाता है, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई जो है यहाँ पे पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अगले कारण के अंतर्गत बात करें तो स्त्रियों की शिक्षा को जो है कम महत्व दिया जाता है, जिस कारण से वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। कभी कभी उनको प्राथमिक स्तर तक की ही शिक्षा प्रदान की जाती है और उच्च स्तर के शिक्षा से वो वंचित हो जाती है, क्योंकि उसको गृहस्थ जीवन में झोंक दिया जाता है, चूल्हा चौकी काम करने के लिए इत्यादि उनको जो है मान लिया जाता है। फिर उसके बाद है पालकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला कारण की बात करें तो कहीं न कहीं जो है लड़के और लड़की के बीच में जो भेद जो है पालक के द्वारा भी किया जाता है। अगले कारण की बात करें दहेज की समस्या, विवाह के लिए धन का संग्रह। माता पिता के द्वारा जो है लगता है कि शिक्षा में किया जाना वाला व्यय जो है व्यर्थ है, उससे अच्छा हम उसके दहेज के लिए व्यवस्था करें ताकि शादी के समय उनको देना जो है उचित रहेगा। फिर उसके बाद योग्य वर्ग का ना मिलना भी शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से वो शिक्षित नहीं हो पाते या उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। फिर है स्कूलों की दुर्दशा। हमने पहले ही बात कर चुका है कि स्कूलों की जो दुर्दशा है वो महत्वपूर्ण कारण है स्त्रियों की शिक्षा जो है पूर्ण नहीं होने के कारण। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अगले कारण, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। शुरू से ही हम बात कर रहे हैं कि ये जड़ है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जो कहीं न कहीं लड़कियों को हमेशा निम्नतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करते आ रही हैं। अगले कारण है पुत्रों की आर्थिक संपन्नता का स्रोत मानना। जो पुत्र है उसको ही आर्थिक जो है स्रोत के रूप में माना जाता है प्रत्येक परिवार के द्वारा, और कुल को आगे बढ़ाने वाला भी वही माना जाता है, जिस कारण से ऐसी सोच बनने के कारण वो जो है बालिकाएं जो है पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं। अगले कारण की ओर हम लोग चलते हैं तो टीवी के कारण भी जो है लड़कियां जो है शिक्षा से वंचित हो गई। यूजीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में जनवरी में एक सर्वे किया गया, जिसमें पूरे देश के आंकड़े प्राप्त किए गए। इसी में दुर्ग जिले के 11 क्षेत्रों में से 250 सैंपल लिए गए थे। तो वहाँ पे लड़कियों से जब पूछा गया स्कूल छोड़ने का कारण क्या है, तो उन्होंने पहला कारण तो गरीबी बताया, लेकिन दूसरा कारण वहाँ पे टीवी में आने वाला सीरियल और फिल्म था। लड़कियां टीवी देखने के लिए स्कूल नहीं जाती और घर पर ही रह जाती है, इस कारण से उसकी जो शिक्षा है वो बाधित हो जाती है। दूसरा है सहपाठी द्वारा पिटाई। अगला कारण है सहपाठी द्वारा पिटाई। तो ये जो पिटाई है, प्लान इंडिया की ओर से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया गया था। तो वहाँ पे 8वीं 10वीं की जो छात्राएं छोड़ चुकी हैं स्कूल को, उनको पूछने पर यह पता चला कि 70% जो बालिकाएं हैं वो सहपाठी द्वारा पिटाई को एक बहुत बड़ा कारण मानती है अपनी स्कूली शिक्षा को पूर्ण नहीं करने के लिए। अगला कारण है सजा का भय।
प्लान इंडिया के द्वारा ही ये किया गया सर्वे था, जिसमें से 70% ने सहपाठी द्वारा पिटाई बताया और फिर टोटल में से 55% किशोरियों ने यह कहा कि शिक्षक के द्वारा जो सज़ा दी जाती है वो भी एक मुख्य कारण है, जिस कारण से हम इस अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाएँ। तो इस कारण से हम निष्कर्ष रूप में यहाँ देखते हैं कि कहीं न कहीं स्कूल सिस्टम, कहीं न कहीं अन्य चीज़ें जो है इस सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे, आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।